देखिए, लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कल मैंने बताया भी था आप लोग को। एंड आर बी ए रिलेशन, बस इसमें एक इंटरसेक्शन और बताऊं, फिर फंक्शन में इंटर कर। रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड एज, शॉर्टकट में लिख देते हैं ऐसे, ए बी रिलेटेड टू सी डी if and only if AD is equal to BC, so that R is equivalence relation। यहां तक तो बेटा कल कर लिया था आपने। और इसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड। इसको क्या पढ़ेंगे, कौन बताएगा? ये क्वेश्चन हमारा आज का इक्विवेलेंस क्लास है। तो देखो एक्चुअली ध्यान ये रखना है कि आप रिलेशन n क्रॉस n में बना रहे हो, तो मतलब n क्रॉस n का जब n क्रॉस n में करोगे तो ऑर्डर पेयर ही एलिमेंट के फॉर्म पे मिलेगा। तो कल हम लोगों ने सीखा था इक्विवेलेंस क्लास के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी, हो रही है? पहले इसको रिफ्लेक्सिव दिखा लेंगे, क्योंकि देखो एकदम लिखना है बेटा, इस चैप्टर में बहुत तरह से लिखना आता है, तो हमारा मिनिमम 4 मार्क्स तो पक्का है एकदम है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो शो कर लेते हैं पहले, जरा से इनको ज्वाइन करा ले हम। जैसे मान लीजिए कि इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांजिटिव। इसको कितने लोग कर लेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं है? और बच्चों सब लोग कर लोगे? तो आप मुझे इसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखा दो। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब मैंने कहा था ना कल की डिफिनेशन नहीं समझ में आती, लेकिन आपको इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ में आया। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि अगर हमारा R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो n क्रॉस n में ही एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जो 2 8 से रिलेटेड होगा और वो इस आउटपुट को बताएगा। वो सिंपल, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब यही होता है कि अगर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो n क्रॉस n में ही हमारा कोई ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जो इन ऑर्डर पेयर से एलिमिनेटेड, वो क्या होगा, रिलेटेड होगा, उसी को पता करना है। तो जब हम इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं, तो आज मैं इक्विवेलेंस क्लास ही बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप लोग सब लोग जानते हो। तो जब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग टू n क्रॉस n है, तो हम ये लिख सकते हैं कि लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 8 जो हमारा है वो ऑर्डर पेयर ए बी है। तो हमने ऐसे लिख लिया कि लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 8, लेट इक्विवेलेंस क्लास, लेट क्या इसको लिखे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 8 बी, हमने मान लिया ए बी बिलोंग टू n क्रॉस n है। तो होगा क्या, तो देन सीधे आपको लिखना क्या होता है, 2 8 रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ए बी, सिंपल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। रूल्स क्या है समझ में आ रहा है आपको? ए डी मतलब फर्स्ट का 4 में मल्टीप्लाई करना है, सेकंड का 3rd में मल्टीप्लाई करना है। जब ऐसा होगा तो इज इंप्लाई दैट इट इज ए 2a इज इक्वल टू 8b। इसके बाद a इज इक्वल टू 4b। अब आप कैसे लिखोगे बेटा ये बता दो मुझे, इसका आंसर क्या लिखेंगे? यहां तक तो आ गया, a इज इक्वल टू 4b, और a और b पता है क्या आपके हैं? यहां पे हमारा a कामा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो जब आप अब यहां से लिखना शुरू करिए, आंसर क्या लिखेंगे बताइए, व्हाट इज द आंसर? आंसर कितना है, कहीं गड़बड़ नहीं ना आ रहा? देख लीजिएगा, 2 8 है, सही है। इसका आंसर कितना आएगा?
यहाँ पे इनपुट किसका रखेंगे बताओ? इक्विवेलेंट क्लास 2 8 है, ये बुक में 2 4 लिख के 2 8 लिख के 2 4 पे सॉल्व किया, लेकिन हम लोग इसी पे निकालने वाले। आंसर बताइए कितना आएगा प्लीज। यहां पे उल्टा लिखेंगे। उल्टा ये लिखेंगे बेटा कि जब आप इसको लिखोगे ना तो जरा सा ऐसे लिखिएगा, तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए 2 8। क्लियर? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए 2 8। यहां पे a इज इक्वल टू 4b है, तो हम काहे ना उल्टा सोच रहा है, हम b की जगह लिखना शुरू करें, a की वैल्यू निकालते चले आए। तो जब यहाँ पे b की जगह पे 1 लिखोगे तो a हमारा 4 आ गया, ऐसे लिख दिया आपने। जब b की जगह 2 लिखेंगे तो a हमारा 8 आ गया। b की जगह 3 लिखेंगे तो a हमारा कितना आ जा रहा है? 12 आ जाएगा ऐसे। और इस तरह से अब फिर ऐसे कभी खत्म नहीं होगा। तो दीज आर द ऑर्डर पेयर इन n क्रॉस n, जिसका इक्विवेलेंस क्लास एलिमेंट ऑर्डर पेयर 2 8 से ये होगा कि मतलब 4 1 को अगर हम 2 8 से जोड़ते हैं तो देखिए कितना आंसर आ रहा है कि नहीं, कि गड़बड़ आ रहा है हमको लगता है। अगर आंसर सही आ रहा है कि नहीं ये बताइए, क्योंकि भाई वो उसको फॉलो भी तो करना चाहिए। फॉलो कर रहा है कि नहीं ये चेक करिए। उल्टा नहीं लिख दिया हम लोगों ने? बोलो बच्चों चेक करो। रिलेटेड टू ए बी सही है, देखिए क्या लिखा है हमने, ए डी इज इक्वल टू बी सी, सही आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। 2 2 8 आ गया हमारा, तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा उल्टा लिख दिया आप लोग, बताया भी नहीं यार, ये 2b आएगा बेटा। दिस इज द 2b, इट इज 8a। हो गया, मिल गया। तो यहां से आपका उल्टा जो आ रहा है कितना आएगा? दिस इज 8a आएगा। जरा सा वेट करिएगा, कल की इंक गड़बड़ दे दिया है, पता नहीं कैसी मिटेगा ही नहीं। आज देखे मिट जाता है कि नहीं। ये देखिए ये होगा 2b इज इक्वल टू 8a, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4a। दिस b इज इक्वल टू 4a। जरा सा वेट कर लीजिएगा। दिस इज ए b इज इक्वल टू 4a। अब सही है। और यहां पे हमको पता है दिस a कामा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए ऑर्डर पेयर 2 8। अब यहां देखिए अगर हम a की जगह 1 लिखते हैं तो b इज इक्वल टू 4 आएगा। चेक भी करते रहिएगा। देखो यहां से 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, इसीलिए गड़बड़ आ रहा था। बताया भी नहीं आप लोगों ने मुझे। ये 2 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 लिखेंगे तो 12 आ जाएगा। इतना काफी है। दिस इज ये इक्विवेलेंस क्लास हो गया। अब ठीक है ना, हमने मिलाया गलत था, ऐसे ये था ना, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना ऐसे, तो ये जरा सा कभी कभी 1 बात से पता चलेगा इक्विवेलेंस क्लास ये हमने गलत कर दी, इस पे फोकस करिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें जरा सा बताना है, रिलेशन से रिलेटेड है, तब हम आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन ये है ऐसे इसमें कि एक प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो बड़ी हेल्प करेगा। वो ये होता है कि अगर R1 और R2 कोई दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। बट व्हाट अबाउट R1 यूनियन R2? R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, इस पे भी जरा सा सोचना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पता क्या दे देगा कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, देन R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्स ऐसे कुछ कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही सॉल्व करते हैं, आई चलते हैं, फिर इसके बाद एक देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो मैं इसको शुरू करूं, बोलिए बच्चों। चलिए देखिए बेटा, एक्चुअली कल का पता नहीं कैसी इंक आ गई है, मिट ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ से मिट रहा। मिट जाता तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो बड़ा ताकत, देख रहे हैं सब खराब हो जा रहा पूरा।
क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन नंबर 2, इफ R1 एंड R2, इस क्वेश्चन को भी आपने शायद सॉल्व किया होगा, नहीं है तो बता देता, फिर मैं फंक्शन में एंटर करने जा रहा हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, तो आपको शो करना है कि सो दैट, इसको कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, सो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस। बस एक क्वेश्चन यही बच रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप इसको कैसे इक्विवेलेंस शो करोगे भाई? इक्विवेलेंस शो करना हम लोग को, तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे इसको। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन प्रूव करते हैं। ये दिखाना है आपको, तो साफ साफ क्या कह रहा है कि R1 R2 इक्विवेलेंस है। इफ R1 एंड R2 इक्विवेलेंस रिलेशन, तो R1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा ही, R2 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा ही। तो इसको हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को दिखाना है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 को आप सबसे पहले क्या दिखाओगे, रिफ्लेक्सिव दिखाओगे, फिर आप इसको सिमेट्रिक दिखाओगे, फिर इसे ट्रांजिटिव दिखाओगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालोगे कि दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशंस। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए बी सी बिलोंग टू ए, जिस सेट पे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव को। तो रिफ्लेक्सिव के केस में आप इसको कैसे प्रूव करोगे, तो सिंपल आप ये कहोगे कि सिंस R1 एंड R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव तो होंगे ही। तो हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस AA बिलोंग टू R1 एंड AA बिलोंग टू R2। क्यों लिखा हमने, रीजन ये है कि सिंस R1 एंड R2 इक्विवेलेंस है, when it is the equivalence relation, तो obviously it is a reflexive तो होना ही है इसको। जब ये इतना होता है हमारा, तो क्या करेंगे, जब ये है तो यहां पे लिख देंगे AA बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। हमने दिखा दिया, तो 10 पहला काम तो हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पोर्शन में आपको इसको दिखाना है सिमेट्रिक। जब आप इसको सिमेट्रिक शो करोगे तो क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू फॉर सिमेट्रिक आप दिखाएंगे, तो उसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको एक ऑर्डर पेयर लीजिए और उस ऑर्डर पेयर को दिखाइए कि उसको भी बिलोंग करता है। तो हम सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ऐसे सिंपल ऐसे ले लेते हैं कि देखो लेट सिमेट्रिक के लिए हम दिखाएंगे कि ऑर्डर पेयर ए बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है, तो ऑर्डर पेयर BA भी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करेगा। तो हमने ऐसे लिख लिया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस इंटरसेक्शन डेफिनेशन जो होती है कि अगर AB इसको बिलोंग करता है, तो इज इम्प्लाई दैट ऑर्डर पेयर AB बिलोंग टू R1 एंड वर्ड ऑर्डर पेयर AB बिलोंग टू R2। ऐसा होगा क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी है A इंटरसेक्शन B में X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। तो अगर ऑर्डर पेयर AB है तो इसमें भी, और इसके लिए वर्ड जो आप एंड इस्तेमाल कर लोगे। फिर हमें इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक शो करना है, तो AB है तो BA भी आना चाहिए। तो यहां पे झट से क्या लिख देंगे, BA बिलोंग टू R1 एंड दिस इज ए BA बिलोंग टू R2। रीजन क्या है, सिंस R इज R1 एंड R2, ये सब क्या है हमारा, R इक्विवेलेंस कहिए चाहे ट्रांजिटिव कहिए, सॉरी R1 एंड R2 इक्विवेलेंस है, तो ये सिमेट्रिक तो होंगे ही। R1 R2 सिमेट्रिक, यहां तक आ गए। जब इतना आ गया बेटा, तो अब हमें क्या करना है कि जब ऐसा होगा तो हम लिख देंगे BA इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2। तो हमने देखा
कि दिस ए बी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, दिस बी ए बिलोंग टू होगा तो 10 R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। यहां तक तो आ गया। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। सिर्फ लिखना सीखना है आपको, इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं है इसमें। जब आप इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना चाहते हो तो आप ट्रांजिटिव इसको कैसे प्रूव करोगे, हाउ डू वी प्रूव इट ट्रांजिटिव, इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। आइए एक मिनट जरा सा लाइट बंद कर दूं। अब हमें इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते थे कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे भी वही काम करना है कि हम क्या करेंगे, अब ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ऑर्डर पेयर बी सी, और फिर इसके बाद ए सी को भी दिखा देंगे। चलिए यही करते। तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि लेट ए बी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से कैसे इसको आपको लेके चलना है कि आपको दिखाना है कि ए सी भी होगा। तो वो कहां से आप शुरू करोगे, किसको लिखोगे, ये बताइएगा। हमें दिखाना है कि ए सी जो है ना वो भी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग। तो बस डेफिनेशन को खाली आप ओपन कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू R1 एंड ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू R2 एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं हम लोग इसको। ये हो गया एंड ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग टू R2। अब ध्यान से देखिए, सिंस R1 एंड R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो हम पता है क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। तो यहां से ए बी बिलोंग टू R1 है, बी सी बिलोंग टू R1 है। R1 इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन तो ऑब्वियसली इट इज अ ट्रांजिटिव। R2 इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन तो ऑब्वियसली R2 इज ए ट्रांजिटिव। तो बस यहाँ पे जब इसको और इसको आप एक साथ करोगे और सिंस लिखोगे तो बस ये सिर्फ लिखना बाकी है हमारा। खाली जरा से एक लाइन कहीं लिख देता हूं। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए बी बिलोंग टू R1 एंड दिस इज बी सी बिलोंग टू R1, फिर एंड ए बी बिलोंग टू R2 एंड बी सी बिलोंग टू R2। फिर कहेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहां से ये हो जाएगा ए सी बिलोंग टू R1 एंड दिस इज ए सी बिलोंग टू R2। और फिर आप लिखोगे ए सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। इन प्लेस ऑफ दिस एंड वी आर यूजिंग इंटरसेक्शन। तो हमने ये दिखा दिया कि ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर ए बी और बी सी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहे हैं, ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। सिंस द गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसमें बेटा रिलेशन में नहीं ज्यादा है। हाँ, आपको मिसलेनियस के 2-3 क्वेश्चन को जरा सा याद प्रैक्टिस करना। वो एक क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा कि अगर एक सेट 1 2 3 है हमारा है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। तो वो 2-3 क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ओके, तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा फंक्शन के बारे में। हाँ बोलिए। इसमें ओके बेटा, इफ टेक आपको एग्जांपल सेट में कहेगा ना, कोई ना कोई किसी सेट में कहेगा, उससे निकाल लेंगे हम लोग। जैसे किसी सेट में कहेगा तो सेट से निकाल लेंगे, उसमें नहीं दिक्कत आएगी।
जैसे आप पीछे वाला निकाले उसी तरह से ऑर्डर को तो निकालो, कोई ऑर्डर पेयर ले लोगे, उससे बिलोंग कर लो कि किस सेट में बनाना है। या आप एक काम करो कि एग्जांपल ले लो, a बराबर 1 2 3 4 ले लो, 5 तक ले लो और निकाल के देखो, आ जाएगा आपका जो भी होगा। क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन तो इसमें वो नहीं लिखा है कि ऑर्डर पेयर को आप कैसे जोड़ रहे हो। जब आप उसके लिए आपको उस इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या करना पड़ता है कि हाउ टू ऐड द एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स। तो यहाँ पे ये नहीं बताया है, इसने कहा है कि अगर R1 R2 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बस ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में ज्यादा, इस तरह के क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में ज्यादा काम करते हैं जब आपको टिक मारने वाला होगा। अगर R1 R2 इक्विवेलेंस है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट R1 यूनियन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस। आपके एग्जांपल है तो R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वो यूनियन वाले में जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसमें रिफ्लेक्सिव मिल जाएगा, हमें सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव का केस नहीं मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करेगा आपको बेटा। तो वो जब रहेगा, जब जैसे कहेगा तब तो निकाल ही लेंगे हम लोग, उसके लिए पता तो चले कि आखिर एलिमेंट को कैसे जोड़ रहे हैं, उसी बेसिस पर निकालेंगे आप। तो इसमें एलिमेंट जोड़ना तो दिया नहीं इसमें। ओके, और कोई क्वेश्चन? एक तो छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं बताता हूं, जरा ट्राई करिए उसको आप लोग सभी लोग। इसको मिटा दो, मिटे तब ना, प्रॉब्लम तो इसकी मिटने वाली है, नहीं मिटेगा तो फिर स्क्रीन पे आ जाऊंगा मैं। मिट नहीं रहा, पता नहीं कैसे इंक दे दिए हैं, वो खराब हो गया पूरा बोर्ड ही। इस पे नहीं मिटेगा बेटा। अब आइए स्क्रीन पे आते हैं हम लोग, इसको इंक लगाएंगे तो बताएंगे आजकल। देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को, अब बेटा आपके सामने स्क्रीन होगी इस समय है। चलिए ओके बेटा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम फंक्शन पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, अगर देखिए समझ में आ रहा है तो बताइएगा। क्वेश्चन इज दैट अगर इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा तो लेट a इज इक्वल टू, इसकी विजिबिलिटी बहुत साफ होगी बेटा, 1 2 3, फिर कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद हम लोग फंक्शन पे आ जाएंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1 2। छोटा सा क्वेश्चन है, आपने शायद इसको सॉल्व किया होगा। कितने बनेंगे बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए कंटेनिंग 1 2। आप कैसे बनाओगे, कितने रिलेशन बन सकते हैं, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? क्योंकि ये जरा सा टेढ़ा पार्ट है, दिस इज समथिंग टफेस्ट देन अदर क्वेश्चंस। इक्विवेलेंस क्लास बनाना है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पहले मान लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव के लिए पहला तो ये 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही चाहिए, इसमें तो नो डाउट ये रहेगा ही। अब आपसे कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाइए कि जिसमें 1 2 हो। तो अगर हम 1 2 इसमें रखते हैं और हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो 1 2 है तो 2 1 तो रखना ही पड़ेगा, 1 2 है तो 2 1 रखना ही पड़ेगा। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 है 2 1 है तो सिमेट्रिक हो गया, 1 2 है 2 1 है 1 1 भी है तो ट्रांजिटिव भी हो गया। एक तो रिलेशन ये बन गया। अब आपके पास जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 का तो वी गेट 9 ऑर्डर पेयर, हमें 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। उन 9 ऑर्डर पेयर में जरा सा अपनी मैं फोटो भी दिखा दूं इस पे तो जरा आपको दिखने लगेगा, मेरी विजिबिलिटी आएगी तो ठीक लगेगा। अब सही है, मैं नजर आ रहा हूं आप लोग को?
ठीक, ओके बेटा, क्योंकि मेरा बोर्ड तो दिख ही नहीं रहा। बोर्ड में दिक्कत ये है ना कि मैं क्रोमा पे लेके चलाऊंगा तो अब सही है ऐसे। ओके, ऐसे लगेगा कि मेरा एहसास है और कोई दिक्कत, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। तो यहाँ तक तो आ गए हम लोग, एक तो बना लिया हमने यार वन। अब आपके पास जो बचे हैं ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 तो हो गए। अब बचे 4, उन 4 में कौन कौन बचा है बताइए। 1 2 ले लिया हमने, अगर उन 4 में वो कौन कौन से ऑर्डर पेयर बचे हैं अब ये बताना है। जैसे अगर हम, अब हमारे पास बचा क्या क्या, देखो आपके पास एक बचा होगा 2 3 बचा होगा, एक हमारा 1 3 बचा होगा, ठीक है, 2 3 होगा तो 3 2 भी होगा, और ये 3 1, यही बचे हैं बेटा आपके। क्योंकि जब आप A क्रॉस B मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो ये 5 तो हमारा 1 2 3 4 5 तो यूज हो गए। अब ये बचे 4, अगर हम 2 3 लेते हैं तो 3 2 भी लेंगे, 1 2 तो लेना ही लेना हमारे पास है। अगर 1 3 लेंगे तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस क्लास दिखाना है। तो आखिर वो कितने रिलेशन बन सकते हैं यही बताना है आपको। और आपको पता है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना, अगर यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो तो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे इसमें, यही क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे एक बना लिया। अगर हम दूसरा R2 बनाते हैं ऐसे, तो ये 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 तो है ही है। अगर हम 2 3 लिखते हैं तो ये 3 2 भी लिख देंगे, अगर 1 3 लिखते हैं तो 3 1 भी लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा पूरा पूरा आपका A क्रॉस A मिल गया। A क्रॉस A का मतलब क्या होता है, A क्रॉस A इज इक्वल टू अवर यूनिवर्सल रिलेशन जो था हमारा। तो ये तो पूरा मिल जाता है, एक सेट ये मिल रहा है, दूसरा सेट ये मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे कंटेनिंग 1 2 इन A क्रॉस A, जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो बनेगा वो सिर्फ 2 बनेगा। तो ये इसको जरा सा है, तो ये बेटा जरा सा रटना पड़ता है आप लोग को, ठीक है ना, जरा सी प्रैक्टिस रहेगी नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उनको जरा सा लिखना है। अब हम लोग आते हैं फंक्शन पे, इसमें हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक सेट 1 2 3 है, क्लियर, आप बताइए कि इसमें स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा या लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा। राइट द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए में सबसे लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कितना हो, सबसे बड़ा। कौन बताएगा। राइट, क्वेश्चन ये है आपका, राइट लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आएगा बताइए ऑन ए, कितना आएगा उस पूरा पता है क्या होगा। आप क्या करोगे, 1 मतलब वही यू ही आएगा बेटा, यू मतलब A क्रॉस A है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यही से बड़े हेल्प करेंगे हमारे पास। स्मॉलेस्ट रिलेशन कितना होगा, सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट ए। गुड, ये है 1 1 2 2 3 3। तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन तो 1 1 2 2 3 3 होगा। और लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे तो जब A क्रॉस A करोगे तो वी विल गेट 9 ऑर्डर पेयर। ये हमारा, जैसे यहाँ पे जो R2 हमारा वही वाला था ऐसे, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो गया, और 1 1 2 2 3 3 जो पूरा लिखा था हमने ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो इसको जरा सा आप रीडिंग लगा लेंगे। तो मैं शुरू करूं फंक्शन, देखो बेटा, ओके, हाँ बोलिए बोलिए, ओके, हाँ बेटा देखो ट्रांजिटिव में एक्चुअली 1 1 2 2 3 3, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बताता हूं आपको क्यों ट्रांजिटिव है। ओके ओके, आई विल सॉल्व द योर प्रॉब्लम। देखिए सी दिस 1 1 2 2 3 3, एक्चुअली इन केस ऑफ ट्रांजिटिविटी अगर ये रिलेशन है तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये होती है बेटा, ए बी होता है
और BC बिलोंग को R को बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं AC R को बिलोंग करता है। कोई डाउट यहां तक तो नहीं, दिक्कत है? डिफरेंशियल याद किया हम लोगों ने। तो एक्चुअली होता यह है कि देखो आप इसमें देखो, इसका सेकेंड एलिमेंट 1 है, इसका सेकेंड एलिमेंट 2 है, इसका सेकेंड एलिमेंट 3 है। तो ये ट्रांजिटिव इसलिए है कि देखो इसके अलावा इसका कोई अदर ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 आ जाए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 आ जाए, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 आ जाए। तो बेटा इसमें AB तो है लेकिन BC गायब है, मतलब इसका अपोज ही नहीं हो रहा है, देयर इज ए नो। तो आप क्या लिखेंगे कि एज 1 1 2 2 3 3 बिलोंग टू आर, we observe that 1 2 3 second element of a 3 order pair, but there is a no other order pair in R whose first element is 1 2 and 3 except 2 1 1 2 2 3 3। तो इसका अपोज ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया? हाँ ये बेटा बड़ा, इसमें देखो आपके जो बुक में क्वेश्चन आपने दिया होगा तो याद करो वाला क्वेश्चन था कि वो वाइफ इज हस्बैंड वाला है या उसका अपोज नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चन पहली वाली एक्सरसाइज में था आपका। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, तब आप समझ में आओगे कहाँ से है, वो दिखा रहा हूँ। अगर आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप पिकअप करिए, उस क्वेश्चन क्या था मैं बता रहा हूँ, तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। NCERT में था वो क्वेश्चन, अगर आप लोग को याद हो तो बता दो यार। वो क्वेश्चन इस तरह से था ना, एक्स इज ए वाई पर एक और क्वेश्चन था जिसमें अपोज नहीं हो रहा था। जैसे हम आपसे कहें नहीं, इसी को देखो ना यार, ये देखो 1 6 है, देखो 1 6 है, ये 2 7 है और ये 3 8, छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये बताओ कैसा रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन होगा बताइए। देखो 1 6 है, तो अगर मान लीजिए कोई सेट होता, मान लिया हमने कि यहाँ पे सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मान लिया एक सेट है, हमने इसमें ये रिलेशन बना दिया। ओके, जब ये रिलेशन बना दिया है तो भैया रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। 1 6 है, 6 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। 2 7 है, 7 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं। 3 8 है, 8 3 नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? क्यों होगा? वेरी गुड, ये है कि इसका पहला ऑर्डर पेयर 1 6 है, बट देयर इज नो अदर ऑर्डर पेयर व्हिच फर्स्ट एलिमेंट 6। 2 7 बिलोंग टू R, बट देयर इज नो अदर ऑर्डर पेयर व्हिच फर्स्ट एलिमेंट इज 7। 3 8 बिलोंग टू R, बट देयर इज नो ऑर्डर पेयर व्हिच फर्स्ट एलिमेंट इज 8। इट मींस देयर इज नो अपोजिशन फॉर ट्रांजिट, ट्रांजिटिव के लिए कोई अपोज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा, इसको ट्राइवियल भी कह दिया जाता है कि जब विरोध ना होता है ट्राइवियल भी कहा जाता है, लेकिन वो जरा भाषा अजीबोगरीब लगती है, तो हम लोग लिखेंगे कि देयर इज नो अपोजिशन फॉर ट्रांजिटिविटी। अब तो डाउट नहीं होगा इसमें आप लोग को? चलिए बेटा, तो अब हम आगे पता है क्या करने जा रहे हैं। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग करने जा रहे हैं इसमें, अब हम पता क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि ये क्या आ रहा है यार, एक रात से यू, अच्छा उल्टा इसमें व्हाइट दिख रहा है। आप लोग को व्हाइट दिख रहा है क्या? आप लोग को कलर व्हाइट दिख रहा है? नहीं नहीं, जो लिख रहे हैं व्हाइट दिख रहा है। हाँ कुछ क्रोमा इफेक्ट है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। चलो बेटा, तो अब हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन। तो क्लास 12th लेवल में फंक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना बता सकते हैं? सबसे पहले तो फंक्शंस की डिफिनेशन। तो फंक्शन की बहुत ढेर सारी डिफिनेशन है, डिफिनेशन तो लिखते रहेंगे। उसमें सबसे पहली वाली डिफिनेशन क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, याद है सभी लोग को? बस एक बार रिवाइज कर लें इसको ऐसे सिंपल शॉर्टकट में, कि मान लीजिए कि फंक्शन की जो मेन डिफिनेशन ये जिसकी जरूरत पड़ती है हम लोग को, कि एक तो डिफिनेशन थी कि ए रिलेशन एफ इज सेड टू बी फंक्शन if each element of a domain has one and only one image in codomain under F। यही नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? दूसरा था कि फंक्शन एक रूल होता है, मेथड होता है, जिसमें हम लोग सेट ए के सभी एलिमेंट को सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जोड़ते हैं। सेट ए को डोमेन कहते हैं, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं।
क्लियर। और इसका जो भी आप इनपुट लिखोगे, जैसे मान लें यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, और यहाँ पे ये है, और इसको हमने मान लिए 1 से जोड़ दिया, इसको हमने 2 से जोड़ दिया, इसको हमने 3 से जोड़ दिया, तो इसका फंक्शन हो गया। तो डोमेन ABC आ गया, को डोमेन 1 2 3, और रेंज भी इसका 1 2, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे एक्चुअली करना क्या हम लोग, तो एक तो चीज है फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी नो वेरी वेल, 11 से पढ़ते हैं, 12 में पढ़ा है। मेन यहाँ पे आपको फंक्शन में पढ़ना है काइंड्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है? तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले कितने लोग को पता है कि नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? बताएंगे आप? बोल दीजिए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितना होता है बेटा? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी याद है? भूल गए आप लोग? NB की पावर NA, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। NB की पावर NA, बाद वाला सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बेस पे रहेंगे, और जिसका डोमेन वाले का ऐसे, तो ये याद रखेंगे। फिर आप लोगों ने इसमें एक टेस्ट पढ़ा होगा, क्या नाम था उसका? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट याद है? वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में? अच्छा बताओ रजत, नहीं वो ये बेटा किसका इक्वेशन है? इसके बारे में बताइए जरा सा मुझे आप लोग, ये किस चीज का इक्वेशन है? ये फंक्शन है कि नहीं? इट इज अ फंक्शन और नॉट? कौन बताएगा फंक्शन है कि नहीं? बस यही से तो शुरू करना है, क्योंकि वो ठीक है, फिर अभी सवाल लगाएंगे आपको, सवाल तो आपसे खूब लगाएंगे। ये फंक्शन है कि नहीं बता दीजिए मुझे, कोई एक आदमी। दिस इज अ फंक्शन और नॉट? इसके बाद देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पढ़ा था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इनमें से कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है? क्योंकि फंक्शन को जरा हम ग्राफ पे लेके चलने वाले, इसलिए बता रहे हैं। तो सर्किल का देखो, पहला सर्किल हमारा, ध्यान से देखना, इट इज अ सर्किल। अगर ये सर्किल है बेटा, तो इट इज एक्स एक्सिस, इट इज ओरिजिन, इट इज अ वाई एक्सिस। क्लियर? और वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऐसे एक वर्टिकल लाइन ले लें ऐसे करके, और उस वर्टिकल लाइन को हम ऐसे पकड़ के स्लाइड कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस लाइन को ऐसे पकड़ लूँ, आ जाओ भाई सेलेक्ट हो जाओ, ये पकड़ लेंगे अगर ऐसे, और मैं इसको यहाँ से अगर इसको ऐसे स्लाइड कराता है ऐसे करके, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है? स्लाइड हो रही लाइन हमारी। तो ये आप देख रहे हो कि बेटा x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, हम उसके डोमेन में उसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ जाती है तो वो फंक्शन नहीं होता है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि अगर मान लीजिए ऐसे हमने जोड़ दिया, तो ये रिलेशन तो हो सकता था, बट इट इज नॉट ए फंक्शन। x की अगर डोमेन के एक एलिमेंट की 2 इमेज बनती है तो फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट यही बताता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है हमारा? फंक्शन का मतलब ये होता है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी इमेज को डोमेन में बनती है। तो यहाँ पे x की एक एलिमेंट के लिए। इसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे आता है? याद पड़ा आप लोगों को? ये ग्राफ ऐसे आता है बेटा। अब ये फंक्शन है कि नहीं बताइए मुझे आप लोग, ये फंक्शन है कि नहीं? बोलो बच्चों, दिस इज अ फंक्शन और नॉट? आप लोग बोल नहीं रहे कुछ। नो सर। क्यों नहीं है? कि वर्टिकल लाइन टेस्ट से x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही, इसलिए फंक्शन नहीं है। तीसरा वाला फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम देखेंगे। अच्छा बताओ, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आ गया।
अगर हम आपसे कहें बेटा कि इसका यहां तक तो ठीक आ गया, हमने क्या किया कि इसको ऐसे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये कौन सा फंक्शन है? जनरली इसको हम पैराबोला कहते हैं, या अगर हम इसी को ऐसे लिख लेते दिस वन एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज ए, आप इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन कह सकते हो। इसका डोमेन कितना होता है? इसका डोमेन होता है रियल नंबर। इसका रेंज कितना आता है? लगभग सभी को पता होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और जब आप इसका ग्राफ बना रहे हो ना, तो इस ग्राफ से हमने क्या सीखा? बस यहीं से फंक्शन डिफाइन हो गया कि जब हम ऐसे करके बढ़ा रहे थे, देखो, तो ग्राफ इज ए बेस्ट एविडेंस टू लर्न व्हाट इज फंक्शन, ये है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसे एरो बना दिया, तो हम 0 से इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अगर 0 के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज को डोमेन में अंडर दिस डेफिनेशन fx बन रही है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक है। लेकिन देखो 12th लेवल पे जो हमें फंक्शन है क्या पढ़ना है, जनरली डोमेन रेंज तो पूछ ही देता है क्वेश्चन का, लेकिन जनरली हमें इसमें आपसे पूछता है कि काइंड्स ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का कंपोजिशन। इतना सिलेबस में हमारे इस साल ये पढ़ना है। लेकिन प्रीवियस नॉलेज तो हमें आना ही चाहिए कि जो कुछ भी हमने फंक्शन में पढ़ा है, हर तरह के फंक्शन का ग्राफ बनाना, वो उनका सबका डोमेन रेंज याद करना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां तक तो आ गया। अब इसके बाद देखिए जरा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जो मैंने आज का हमारा जो टॉपिक्स है, हम लोग को पढ़ना है काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला कौन सा फंक्शन होगा आपका? 1 सबको डेफिनेशन आती है 1 की। 1 में क्या करेंगे? फिर आपको दूसरा पढ़ना है ऑन टू, फिर पढ़ना है आपको मेनी वन फंक्शन, कर लीजिए मेनी वन फंक्शन, और चौथा आपको पढ़ना है इनटू फंक्शन। 1 में क्या करते हैं हम लोग हैं? 1 की डिफिनेशन क्या होती है, कैसे प्रूफ करना चाहिए, तो पहले हम लोग वेन डायग्राम से बताते हैं और तब आपको इसको थियोरेटिकल अप्रोच बताते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ए 1। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया, इट इज अ सेट ए एंड इट इज अ सेट बी। 1 का मतलब ये होता है कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट की को डोमेन में अलग अलग इमेज बनती है। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने fx बराबर x+1 लिख दिया, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? सेट ए को सेट बी से जोड़ रहे हैं, तो डोमेन के अलग अलग एलिमेंट की को डोमेन में अलग अलग इमेज बन रही है। तो ये हमारा 1 हो गया। फिर आता है, दो ही तो मेन है, 1 ऑन टू ही तो होता है। इसके बाद ऑन टू में क्या सीखा होगा आपने बेटा? ऑन टू में पहले 1 ऑन टू, फिर ये सब तो हो जाएगा। मेनी वन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज बनेगी तो मेनी वन कहलाएगा। अगर ऑन टू में क्या पढ़ा था आपने, बताइए कि अगर किसी फंक्शन का रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू कहलाता है। अगर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग इनटू फंक्शन। बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं तो वो चीज सीखना है। इसके बाद देखो, और 1 प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट पढ़ा था। ये क्या था बेटा? टेस्ट याद है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट गिव्स अस आइडिया अबाउट गिवन फंक्शन इज 1 और नॉट। ये बताता है कि वो हमारा 1, इससे ये पता चलता है कि जो गिवन फंक्शन हमारा है वो 1 है कि नहीं है। बस इतना ध्यान देना है। तो आइए जरा सब लोग शुरू करते हैं। तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया। तो आपको वो प्रूफ करना, बस खाली लिखना सीखना है। ऐसे इसको लगाते रहेंगे तो उसी तरह करते रहेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि
वन वन का मतलब डोमेन के अलग अलग एलिमेंट की कोडोमेन में अलग अलग इमेज बने, अंडर है। ऑन टू का मतलब अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू होगा, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं तो फंक्शन हमारा इनटू होगा। अगर कोडोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज बने तो मेनी वन फंक्शन होगा। बस ऐसे, ये छोटी सी चीजें जाननी है। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि आप वन वन कैसे प्रूव करोगे। तो किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूव करने के लिए हम लोग को दो मेथड जानते हैं। दो मेथड में क्या है, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि गिवन फंक्शन हमारा वन वन है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते, आइए एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं हम लोग वन वन का, और फिर वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये हमारा बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं, डिफरेंशियल वगैरह तो हम लोग पढ़े ही हैं। आप इसी को देख के जरा सा बताइए, प्लीज सी दिस क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखिए कि ये है आज का फर्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट, बस यहीं पे लिखना भी सीख लेंगे, सो दैट f such that n maps to n defined by fx is equal to 2x is 1 1 but not on 2। आइए छोटा सा, क्योंकि पहले सवाल आसान उठाना चाहिए। सो करिए कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो हमने कहा है कि 1 1 दिखाएंगे आप कैसे, तो देयर आर ए मेनी मेथड टू शो दैट फंक्शन इज 1 1। एक तो आप देखिए यहाँ पे इसको fx लिखा हमने, इस फंक्शन का डोमेन कितना है गिवन है, तो इसका डोमेन तो नेचुरल नंबर है। इसका कोडोमेन कितना है, कोडोमेन इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। क्लियर। तो हमें दिखाना है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो आप इसको कैसे शो करोगे, 1 1 है तो 1 1 के लिए आपने क्या मेथड सीखा था, एक तो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, सिंस डोमेन इज ए नेचुरल नंबर तो हम शुरुआत 1 से करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा 1 पॉइंट। x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। और ये आप ऐसे लेके ऊपर चले जाओगे, ग्राफ यहीं से शुरू भी होगा, ऐसा नहीं कि नीचे भी खींच देंगे आप। दिस इज fx इज इक्वल टू 2x। फिर हम क्या देख रहे हैं, अगर 1 के आगे 1 है 2 है 3 है तो हम क्या देख रहे हैं कि इट इज एविडेंस फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैज 1 and 1 इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज अ 1 1। अब ऑन टू है कि नहीं, इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात करते तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम क्या करते कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे पिकअप करते, ऐसे उठा लेते और जब इसको ऐसे करके स्लाइड करते बेटा ऊपर नीचे, तो पता क्या होता हमारा कि जब भी ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी तो किसी एक पॉइंट पे करेगी। तो बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इट इज अ 1 1, ऐसे दिखा सकते थे, कोई दिक्कत। हाँ, अब एनालिटिकल मेथड से इसको कैसे प्रूव करते हैं तो वो भी आपने सीखा था, एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। तो 1 1 प्रूव करने का जो मेथड हमारा होता है, हम किसी फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, तो उसका जो मेन मेथड आपका जिसको आप एनालिटिकल मेथड कहते हो, उसमें क्या करते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। टाइम बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, शुरू होता है खत्म भी हो जाता है। ये हो गया fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx1 सिंस फंक्शन इज दिस वन, तो यहाँ पे हमने 2x1 इज इक्वल टू 2x2 लिख दिया। तो यहाँ से ये इससे कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2, तो इससे वो डिफिनेशन भी याद होगी। तो हमने क्या देखा कि 10 इफ इट टेक आउट एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम डोमेन ऑफ द फंक्शन in such a way that their image is same, तो is imply that element is also same for all। सिर्फ लिखा जाता है बेटा ऐसे, for all x1 comma x2 belong to n, तो therefore f is 1 1 फंक्शन। ये तो 1 1 लिखने का तरीका होता है। तो 1 1 में क्या होता है कि अगर डोमेन के एलिमेंट अलग अलग है
तो इमेज अलग अलग आएगी। अगर डोमेन के एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम आएगी, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा 1 1 है। अब बारी आती है इसको ऑन टू दिखाने की। तो ऑन टू दिखाने के कितने तरीके सीखे हैं पता है आप लोग को? ऑन टू दिखाने के कितने तरीके होते हैं? टू प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज ऑन टू, हमें एक तरीका तो ये होता है कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को भी दिमाग पे रख के चलते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कि क्लोजर का कैसे इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं हम लोग हाउ टू यूज द क्लोजर। अब इसको ऑन टू दिखाना है। जब आप इसको ऑन टू दिखाओगे तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम लोग से, अगर हम इसे ऑन टू दिखाना चाहते हैं तो ऑन टू के लिए क्या मेथड होगा बताइए? तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारा लेट y बिलोंग टू n, कहां से? कोडोमेन। मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सच दैट हमने लिख दिया y इज इक्वल टू fx, सिंस आवर फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x, तो इन प्लेस ऑफ दिस 2x भी है, fx की जगह 2x लिख देंगे और इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे। x के लिए सॉल्व करेंगे। जरा सा बेटा फोकस करो, ये था आपका, यहीं पे नजर आ जाएगा। ये 1 था, 2 था, 3 था, तो 1 का आउटपुट 2 आया था, 2 का आउटपुट 4 आया था, 3 का आउटपुट 6 आया था, यहाँ पे 1 बचा था, 3 बचा था, 5 बचा था। यहां तक तो आ गया। अब बच्चा जो चालाक होगा धीरे से पता क्या करेगा, ऐसे कहेगा कि सिंस ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस इज अ नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर हमारे हैं। बस खाली 2 मिनट और छोड़ दूंगा, टाइम भी हो गया आप लोग का। तो अगर हम ऐसे ले लेते हैं कि लेट 3 बिलोंग टू n, कहां से? कोडोमेन, तो देन 3/2 जो होगा ना डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब कोडोमेन 3 की प्री इमेज तो डोमेन में बन ही नहीं रही है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है आप इसका रेंज निकाल दो। इसका रेंज कितना आएगा बेटा? इसका रेंज आएगा इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 4 6 8, तो हम कहेंगे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। तो ऐसे बस लिखना सीखना है हमको, तो कल के लेक्चर में इसको पूरा बताएंगे आपको। कल कम से कम 5-6 सवाल लगाएंगे, तो ये लिखने वाला ट्रेडिशन करके लिखना है, सिर्फ लिखना आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू, टाइम भी हो गया आप लोग का।